जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे वन लाइनर के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर नज़दीक ही आ गया है, UPSSC पेट और SSC GD। तो इसके लिए हम आज सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो वन लाइनर होंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हम रखेंगे। तो देख लेते हैं, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। आज तक पढ़ा नहीं जा सका इसे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो अगला है सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत में पाई गई। क्या? हाँ, तो विश्व में सर्वप्रथम चांदी कहाँ पाई गई? ये भारत में पाई गई। ठीक है, भारत में पाई गई। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। तो पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें कितने सूत्र हैं? तो इसमें 1000 कितने हैं? 1080 सूत्र हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसको है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। अगला देख लेते हैं। तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। क्या है? अथर्ववेद सबसे नया वेद है, जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्या है? तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? इसका एक सूत्र होता है, देख लें। तो सूत्र इसका होता है रायसा। ठीक है, क्या होता है? रायसा होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। सर्वप्रथम कर लगाने की व्यवस्था। ठीक, कर मतलब टैक्स। ओके। ओम शब्द सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तरीय संहिता में मिलता है। विधवा विवाह का जो है प्रचलन तैत्तरीय संहिता में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्व था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक शेर था। क्या था? शेर था। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें स्वामी क्या? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर ही था। ओके। अगला है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ तथा इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? तो ये दी थी महावीर स्वामी ने। किसने दी? महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा दी थी। फिर क्या है? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या है? त्रिरत्न है ये जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक सभ्यता, ये इसके त्रिरत्न हैं। अगला है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। जैन तीर्थकरों के 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने खजुराहो में करवाया था। जैन तीर्थ जो
थे उनके 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने, कहाँ, चंदेल शासकों ने खजुराहो में करवाया था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। क्या है, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा को, प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। महावीर स्वामी को जृंभक, क्या है, जृंभक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में ईश्वर आत्मा की मान्यता नहीं है। क्या है, जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में, लुम्बिनी वन में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया देवी, क्या नाम था? महामाया देवी। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। किसका? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। देख लेते हैं अगला, तो देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा हो जाएगा, क्या है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना क्या है? गौतम बुद्ध ने, देख लेते हैं अगला, तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है तथा मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को बोधगया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पीपल ग्राम के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अगला हो जाएगा, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की हत्या क्या है? बिंबिसार की हत्या क्या है? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की तथा अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। फिर है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। सिकंदर को प्रधान सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हुई। क्या? बुखार के कारण हो गई। झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज अथवा वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर विजय से प्राप्त प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। कौन? सिकंदर वापस लौट गया था अपने सेनापति फिलिप को अपना जीता हुआ प्रदेश देकर। अगला था, सिकंदर के आक्रमण से यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गंधार कला अस्तित्व में आई। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। 323 ईसा पूर्व में की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पूछा जाएगा कि चाणक्य की रचना कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त का फिर अगला क्या है? तो अगला है, चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। कौन था? भद्रबाहु था। इन्होंने सलेखना विधि या भूलेख या प्यासे रहकर शरीर का त्याग किया था। ओके, अगला देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी क्या है? यूनानी तो क्या हो जाएगा? यूनानी लेखक बिंदुसार के अनुसार अमित्रघात का नाम सेनापति क्या है? जानते थे। तो ये अमित्रघात के बारे में जानते थे।
और क्या मौर्य वंश के महानतम शासक अशोक था, जिसे देवानी प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की थी, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भगवान शिव की पूजा करते थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा गुप्त ने दी थी। ठीक है, अशोक को गुप्त किसने दीक्षा दी? तो उपगुप्त ने दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो इसमें अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किसको भेजा? तो अपनी पुत्री और पुत्र दोनों को श्रीलंका भेजा था। पुत्र कौन था? महेंद्र था। पुत्री संघमित्रा थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अशोक के लेखों को क्या है? अशोक के लेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो 184 ईसा पूर्व में था। उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। किसने लिखा? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान और जागीर देने की प्रथा आरंभ सातवाहनों ने किया। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। किसने थी? तो ये भूमि दान और जागीर देने की प्रथा किसने की? शुरू की ब्राह्मणों को। तो ये सातवाहनों ने शुरू की थी। शीशे के सिक्के सातवाहनों द्वारा चलाए गए। ओके, अगला देख लेते हैं। तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान और जागीर दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। शीशे के सिक्कों को सातवाहनों ने चलाया। ठीक है, सातवाहनों द्वारा चलाए गए। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। तो शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन गौतमी पुत्र सतकर्णी समकालीन थे। इनके कौन थे? शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों द्वारा चलाए गए या जारी किए गए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी यूनानियों द्वारा शुरू की गई। यूनानी द्वारा भारतीय को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसने बाद में कंधार शैली का रूप लिया। रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? तो उसकी जानकारी गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो संस्कृत भाषा में लिखा तथा पढ़ा जाता था, और ये पहला शिलालेख था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा कराया गया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है रुद्रदामन द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो ये कनिष्क था। कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, जो 78 ईसा पूर्व में राजा बन गया तथा जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी। क्या थी? जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर कुंडलवन में करवाया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। तो इसकी हम ट्रिक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग इसकी ट्रिक जरूर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, जो आप लोगों को अच्छी लगेगी भी और आप लोग उसे लाइक भी करेंगे। तो अगला है, कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थे। कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थे। अश्वघोष तथा नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। कौन था? तो ये चरक थे, इनके दरबारी चिकित्सक, जिसने चरक संहिता लिखी थी। किसने लिखी थी? तो चरक संहिता लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछेंगे चरक संहिता किसने लिखी? तो ये चरक ने लिखी थी। और ये किसके दरबारी थे? तो ये कनिष्क के दरबारी थे। अगला है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए।
किसने चलाए? तो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए, कुषाणों ने चलाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। 78 ईसा पूर्व में राज्यारोहण के अवसर पर कनिष्क ने शक संवत चलाया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। क्या चला था? गुप्त संवत चलाया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इससे समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। इससे जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। देख लेते हैं आगे। तो आगे देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने परशु, क्या है? परशु, गरुड़, अश्वमेध, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। कब आया था? तो ये चीनी यात्री फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदंत के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला देख लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ छोटा कर लेते हैं इसको। ये अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहली हमारी लाइन है क्या है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने जारी किए। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गईं तथा गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा एक साथ त्रिमूर्ति पूजा गुप्त काल में शुरू हुई। तो त्रिमूर्ति की पूजा कब शुरू हुई? तो ये गुप्त काल में शुरू हुई। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनवाई गई थीं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल तथा कहा जाता है तथा संस्कृत साहित्य की रचना में सबसे अधिक इसी काल में पढ़ी गई हैं। अगला देख लेते हैं। गुप्त काल सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। गुप्त काल के जो सबसे बड़े गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे, जिसकी रचना आर्यभट्टियम है। हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष एक प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार था। उसने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। हर्षचरित, कादंबरी एवं पार्वती हरण्य बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। हर्ष की प्राचीन राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनाई। हर्ष का दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के आगे बढ़ने से रोका था। इसी ने रोका था। जयदेव लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था, जिसने गीत गोविंद की रचना की। किसने? तो जयदेव की रचना बोली जाती है तो गीत गोविंद कही जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगला क्या हो जाएगा? 1993-94 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और 1192 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिससे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंदेल शासक का संस्थापक नन्नुक था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये खजुराहो में थी। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। गुजरात के चालुक्य एवं तथा सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज प्रथम
942 ने की थी, जिनकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। कहाँ थी? अहिलवाड़ा थी। देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। फिर यह गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण था। कौन था? कर्ण था। तोमर वंश के संस्थापक अग्नपाल तोमर था। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। किसने थी? अनंगपाल तोमर ने की। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में करवाया था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप थे। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को हम अधिक से अधिक वीडियो दे सकें। तो अगला वीडियो हम इससे आगे देंगे, जिसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन समाहित होंगे। तो ये आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।